प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस की तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो उस वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जब हम परिवर्तन की व्याख्या किए थे तो प्रकाश किरण क्या हुआ था, एक आपतित हुआ था और उसी दिशा में परावर्तित हुआ था। ठीक, ये होता है परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन में हमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम हम इसको ले लेते हैं विरल और नीचे को ले लेते हैं हम सघन। ठीक, दो माध्यम हम इसमें ले लेते हैं, यह है विरल माध्यम और यह है सघन माध्यम। अब चलिए, दो समांतर प्रकाश किरणें हम इस पर आपतित कराते हैं। जिस तरह से उसमें आपतित कराए थे उसी तरह से सेम टू सेम हम इसमें भी आपतित कराते हैं। तो चलिए, प्रकाश किरण लेके आते हैं हम, दो समांतर रहेगा, हम ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये ठीक, दो प्रकाश किरण हम आपतित कराते हैं। दोनों प्रकाश किरण क्या है, समांतर है। अब ये दोनों किरण क्या है, आपतित हो रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक तरंगाग्र चाहिए। और प्रकाश किरण ऐसे इस तरह से आपतित हो रहा है तो तरंगाग्र हमेशा क्या होता है, उसके लंबवत होता है। क्या होता है, उसके लंबवत होता है। तो ये दोनों प्रकाश किरण आपतित हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो तरंगाग्र बनेगा वो किस तरह का तरंगाग्र बनेगा, इस तरह से बनेगा तरंगाग्र, जो क्या होंगे, इस दोनों किरण के परस्पर लंबवत होंगे। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 अंश का, यहाँ पे भी बनेगा 90 अंश का कोण। तो हम बना लिए तरंगाग्र ये इस तरह से। तरंगाग्र जो है वो बोर्ड के तल के लंबवत है इस तरह से। ठीक, इसको नाम दे देते हैं हम ए और इसको दे देते हैं बी। ठीक, इतना काम हम उसमें भी किए थे। अब हम जानते हैं ये जो तरंगाग्र है इसका प्रत्येक बिंदु क्या करता है, तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक, इस तरंगाग्र में जितने भी बिंदु होंगे, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, सभी बिंदु क्या करते हैं, तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। और वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। क्या निकलती है, वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। तो द्वितीयक तरंगिकाएं कैसे निकलेगा, देखिए इसमें। ठीक, तो द्वितीयक तरंगिका निकलता है तो ये यदि प्रकाश किरण है तो यहाँ से इस तरह से ऐसे निकलेगा द्वितीयक तरंगिका है, मतलब एक चाप की भांति निकलता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक चाप काट लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हम काट लेते हैं एक चाप यहाँ पे, और इसके लिए भी हम एक चाप काट लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये जो प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हुआ है ये t बराबर 0 पर हुआ है, t बराबर 0 पर। तो ये जो किरण है वो v1 वेग से आगे बढ़ता है और ये किरण v2 वेग से आगे बढ़ता है। तो t बराबर 0 पर यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ से हम क्या किए, चाप तो काट लिए हैं, तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो ये इस तरह से मिल जाएगा, ये इस तरह से, और ये भी मिल जाएगा इस तरह से। ठीक, ऐसा हम क्या किए, एक रेखा यहाँ पे खींच दिए। अब रेखा खींचने के बाद ये जो द्वितीयक तरंगिका है, द्वितीयक तरंगिका यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पे फिर क्या बनाएगा, ये एक तरंगाग्र बनाएगा जिसे हम कहेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। तो तरंगाग्र कैसे बनेगा भाई, इस रेखा के लंबवत, मतलब इस तरह से बनेगा हमारा जो दूसरा तरंगाग्र है अपवर्तित तरंगाग्र वो। ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में v1t का समय लगा और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में v2t का समय लगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जो प्रकाश किरण यहाँ तक पहुँचा तो ये किस में है भी, विरल माध्यम में ही है, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा पूरा विरल माध्यम है। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो जिस वेग से आगे आया था उसी वेग से यहाँ तक पहुँचा। लेकिन यहाँ पे विरल से सघन में प्रकाश किरण गया, अपवर्तित हो यहाँ तक, तो इसकी जो दूरी है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि विरल से सघन में आता है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो ये v1t और ये v2t। अब हमको चाहिए यहाँ से दो रेखा। तो हम ये जानते हैं कि तरंगाग्र जब बनता है तो उसकी क्या होती है, लंबवत होती है रेखा। ठीक,
तो ये इस तरह से लंबवत ले लेते हैं हम, ये इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से। अब ये तो हमें मिल गया, यहाँ पे इसको दिखा दीजिए अपवर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण, ठीक। अब चलिए कोण देखते हैं इसमें हम, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अभिलंब और यहाँ पे भी ले लेते हैं एक अभिलंब, ठीक। अब ये अभिलंब का नाम दे देते हैं n और इस बिंदु को दे दीजिए B1 और इसको दे दीजिए Q, क्योंकि उसमें भी हम ऐसा ही नामकरण किए थे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा I, ठीक। अब इसमें देखिए ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इस कोण को क्या कहेंगे हम? R कहेंगे। क्या कहेंगे? R, ठीक। अब ध्यान दीजिए उसमें जैसे हम हल किए थे वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी हैं। ये टोटल यहाँ से देखिए, इसको अलग फिर बनाता हूँ मैं आपको इसके इस तरह से, ठीक। ये कोण क्या है? I है, तो ये कोण क्या होगा? 90 माइनस I, क्योंकि टोटल 90 है, I को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, तो ये वाला कोण होगा 90 माइनस I। तो ये वाला कोण कितना होगा? फिर इसको देखें तो ये इस तरह से बनेगा, तो टोटल कितना है? ये 90 है, ठीक। और 90 में इसको माइनस करिए तो 90 माइनस I, अर्थात ये कटेगा तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ I, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस कोण का मान होगा I, ठीक। अब इसमें भी देखिए ये R है, तो ये वाला क्या होगा? 90 माइनस R होगा, और ये कोण क्या होगा? ये भी होगा R, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, और 90 में जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा R। इस तरह से ये चित्र हमारा कंप्लीट होता है। अब एक बार इसके वर्णन को मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दे दूंगा, इसे एक बार आप अच्छे से और समझ लीजिए, ठीक। ये इसको P दे देता हूँ, ध्यान दीजिए। PA क्या है? आपतित किरण है, ठीक। दो समांतर आपतित किरण आपतित होते हैं अपवर्तक पृष्ठ X और Y पर, ठीक। और यहाँ पे A भी बनता है एक तरंगाग्र, A भी क्या बनता है? एक तरंगाग्र बनता है। अब यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकल के जाती है इस तरह से, तो द्वितीयक तरंगिकाएँ निकल के जाती है तो यहाँ पे बनता है अपवर्तित तरंगाग्र, जिसका नाम है B1Q। B1Q को कहते हैं अपवर्तित तरंगाग्र। यहाँ पे I आपतन कोण है और R जो है वो क्या है? अपवर्तन कोण है, ठीक। V2T A से Q के बीच की दूरी है, और V1 और T ये क्या है? B से B1 के बीच की दूरी है। दोनों दूरी इस बार अलग है, क्योंकि प्रकाश किरण इसमें विरल माध्यम में ही अपवर्तित होता है, लेकिन इसमें विरल से सघन में होता है। तो हम ये भी जानते हैं जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो देखिए अभिलंब की ओर क्या हुआ है? थोड़ा सा बेंड भी हुआ है, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका व्यंजक, ठीक। चलिए देखिए गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या में हम क्या करते हैं? इसके आपतन कोण और अपवर्तन कोण को लेके चलते हैं, ठीक। तो आपतन कोण क्या होगा? PAN, ठीक। आपतन कोण I बराबर कोण PAN होगा, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं NAB, ये होगा 90 माइनस I, ठीक। तथा कोण NAB बराबर 90 माइनस I होगा, हाँ, 90 माइनस I। उसके बाद ये वाला कोण क्या होगा? BAB1, हमें इसी कोण की ज़रूरत है, BAB1, ठीक। तथा इसलिए करके लिख लेना कोण BAB1, ये होगा 90 माइनस I। 90 से 90 कैंसिल, माइनस और माइनस बना देगा, ये प्लस बना देगा, ठीक। तो BAB1 क्या मिल गया हमको? I मिल गया। तो हमको इसी कोण की ज़रूरत है, ठीक, ये मिल गया, और हमको दूसरा कोण इसकी ज़रूरत है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R कैसे मिलेगा हमको? अपवर्तन कोण क्या है आपका? मैं इसको लेके चलता हूँ डायरेक्ट। ये R कैसे आया पता है आपको ना? इस 90 माइनस R को हम 90 से माइनस किए हैं तो ये हमको R मिला है। तो AB1Q, ठीक। अपवर्तन कोण AB1Q बराबर ये होगा R।
अब ये दोनों कोण क्या किए, हम इसको दिखा दिए कि यहाँ पे आई कोण बढ़ रहा है और यहाँ पे आर कोण बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ये होगा लंब, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ये होगा लंब। दो त्रिभुज को लेके चलेंगे हम, जैसा उसमें किए थे सेम ऐसा इसमें भी है। ये वाला त्रिभुज याद रखेंगे, इसको देखिए, ये इसको, ठीक, ए बी और B1, ठीक, त्रिभुज ए B1 बी में, ठीक, साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आई बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होगा लंब और कर्ण होगा AB1, तो लंब होगा V1T, या फिर चलिए उसको लिख देते हैं, B और B1 क्या होगा, लंब होगा और कर्ण होगा AB1। चूँकि B और B1 का वैल्यू क्या होगा, B और B1 का वैल्यू होगा V1 और ये T, ठीक, तो साइन आई बराबर मिलेगा हमको V1T बटे AB1, इसे दीजिए समीकरण 1। अब सेकंड आपका त्रिभुज है ये वाला, ठीक, नाम है AB1Q तथा त्रिभुज AB1Q में, ठीक, त्रिभुज AB1Q में ये हो जाएगा साइन कोण क्या बन रहा है यहाँ पे R, ठीक, साइन R बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा AQ, कर्ण होगा A और B1, तो AQ और ये A और B1। चूँकि AQ का मान क्या होगा, AQ का मान होगा V2 और ये T होगा, ठीक। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको चलिए यहाँ पे हल कर देता हूँ, छोटा सा है आ जाएगा। तो साइन R बराबर क्या मिलेगा हमें, AQ का वैल्यू रखेंगे V2T और AB1 का वैल्यू ये AB1 ही रहने दीजिए इसको, ये समीकरण 2। अब साइन I और ये साइन R है, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देते हैं, तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2, ठीक। चलिए देखिए, साइन आई बटे साइन आर होगा, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई का वैल्यू V1T, तो ये होगा V1T और AB1 बटे साइन आर का वैल्यू V2T और AB1, ठीक, तो ये हमको मिलेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर V1T बटे AB1 गुणा AB1 ऊपर जाएगा बटे V2T नीचे आएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक, T से T कट जाएगा, तो हमको मिलेगा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू V1 बटे V2, V1 बटे V2, अर्थात यहाँ पे इस रेखा का भी वेग नियत है और इस रेखा का भी वेग क्या है, फिक्स है। तो दोनों क्या है, दोनों वेग क्या है, नियत है। तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, एक नियतांक के बराबर ले सकते हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा नियतांक, ठीक। और यही होता है स्नेल का नियम कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे कहते हैं स्नेल का नियम, क्योंकि इसको स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। और इसको यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो या करके लिख सकते हो या, ठीक, V1 बट्टे V2 को हम लिख सकते हैं μ2 बट्टे μ1, क्या लिख सकते हैं, μ2 बट्टे μ1, ठीक। तो V1 बट्टे V2 की जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमको मिलेगा साइन आई बट्टे साइन आर बराबर V1 बट्टे V2 को लिख सकते हैं μ2 बट्टे μ1, और इसको हम लिख सकते हैं μ2 बट्टे μ1 को साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1μ2। मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी को कहते हैं हम स्नेल का नियम, ठीक। नीचे में लिख सकते हो आप, यही स्नेल का नियम है। तो ये है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।